यह वीडियो एक फ़िक्शनल स्टोरी है जिसे केवल मनोरंजन और साहित्यिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में उपयोग किए गए एआई वॉइस ओवर और विजुअल्स का मकसद बेहतर कहानी अनुभव प्रदान करना है। यह किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से संबंधित नहीं है। धन्यवाद। 85 ईसा पूर्व पृथ्वी का समय 15 वर्षीय लड़के अरुण गुप्ता के साथ कुछ जादुई घटित हुआ था। अरुण ने आंखें खोलते ही एक तेज बजने की आवाज सुनी। जैसे ही बजना बंद हुआ, उसने नीले आसमान और अपने सामने एक विशाल महल को देखा। वह असमंजस में था। यह महल उसके राज्य के राजमहल से कम 10 गुना बड़ा था। न सिर्फ उसका आकार, बल्कि चापों से जुड़ी उसकी सर्पिल आकृति और सफेद पत्थरों वाली दूसरी इमारतें, जिनसे मानो रोशनी निकल रही थी। ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि अपने पिता की पुस्तकालय में पढ़ी किताबों में भी नहीं। हालांकि अजीब बात सिर्फ यही नहीं थी। उसने अपनी नजर बाएं से दाएं घुमाई और वहां अनगिनत युवा लोग थे, जो उसकी ही उम्र के लग रहे थे और एक अजीब से बड़े मीनार की तरफ कतारों में चल रहे थे। अरुण हिल नहीं रहा था, बल्कि हिलने डुलने में असमर्थ था। उसे बस आग, तबाही और मौत ही याद थी। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, क्या मैं मर गया हूँ? पिताजी, आप कहाँ हैं? वह विचार कर रहा था कि तभी एक तेज आवाज ने उसे पुकारा, तुम आगे बढ़ो, कतार का पालन करो, रुको मत। अरुण थोड़ा चौंका और जब उसने मुड़कर देखा तो काले और सुनहरे रंग के जटिल डिजाइन वाला कवच पहने एक आदमी उसकी ओर इशारा कर रहा था। हेलमेट में भी पंखों वाला डिजाइन था, जो आंखों, नाक और मुंह को छोड़कर पूरे चेहरे को ढक रहा था, जिससे एक टी आकार बन रहा था। ये इतना शानदार लग रहा था कि अरुण के राजा द्वारा विशेष समारोह में पहने जाने वाले कवच भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, हटो। अरुण फिर से कूदा और अपने सामने वाले व्यक्ति के पीछे चलने लगा। क्या हो रहा है? अरुण ने खुद से कहा। चूंकि अरुण को खुद से बात करने की आदत थी, इसलिए उसके बगल वाली कतार में एक अन्य युवा साथी ने उसे पुकारा, हाय, तुम। अरुण ने आवाज की दिशा में गर्दन घुमाई और एक और नौजवान लड़के को देखा। उसने उलझन भरी नजरों से अपनी ओर इशारा किया। अरुण ने पूछा, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? हाँ, तुम ही। युवा लड़के ने अपना गला साफ किया और अपनी भाषा बदली। क्या तुम ब्रिटिश हो? अरुण ने उस युवक के शब्दों को पहचान लिया था। वे संस्कृत के समान थे। उसने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी थी, लेकिन बातचीत के लिए वह पर्याप्त नहीं थी। खुशकिस्मती से दूसरा लड़का अरुण की भाषा अजीब लहजे में बोल रहा था। तुम सबसे पहले समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ या हम कहाँ हैं? छोटे भूरे बालों वाले लड़के ने पूछा। मुझे नहीं पता, अरुण ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उन्हें उस विशाल मीनार के सामने पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, जो अपने पैरों से देखने पर आसमान की ओर फैली हुई लग रही थी। वहां हजारों लोग थे, जो आलीशान कवच पहने हुए थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और मीनार में जाने के लिए उसने अब तक देखी सबसे चौड़ी सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के केंद्र में कई पुरुष और महिलाएं सलेटी रंग के वस्त्र पहने हुए थे। एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति, जो सबसे बुजुर्ग लग रहा था, आगे बढ़ा। अरुण को लगा जैसे वह किसी विशालकाय को देख रहा हो। हालांकि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पिता जितना ही लंबा था। बुजुर्ग ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और अरुण के दिमाग में एक आवाज गूंजी, जादू विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। बुजुर्ग ने बिना होंठ हिलाए कहा। हजारों लोग आश्चर्य से उस बुजुर्ग को घूरने लगे। बुजुर्ग ने फिर कहा, आप हजारों मानव विश्वों से चुने गए कुछ लोग हैं। इस अवसर को ग्रहण करना या ना करना आपके ऊपर है। आप जादू विद्या मंदिर में हैं, जो मानव बुद्धि का शिखर है। जादू, विज्ञान और शक्ति यहाँ उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जो इसे चाहते हैं। बुजुर्ग के पीछे बैंगनी मीनार उसके शब्दों के बाद हल्की सी चमक उठी। हम आपको 7 दिन दे रहे हैं कि आप जो चाहें पढ़े, और उसके बाद आप अपने अपने विश्वों में लौट जाएंगे। यदि आप योग्य हैं और हमारे मापदंडों को पूरा कर पाएं,
तो जादू विद्या मंदिर आपके लिए फिर से खुलेगा। यदि आप दुर्भाग्यशाली रहे तो आप यहाँ की हर बात भूल जाएंगे। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। मुझे आशा है कि आप सभी सफल होंगे। बुजुर्ग ने बोलना समाप्त किया और अपनी छड़ी लहराई। तभी सभी को अपने बाएं हथेली में जलन महसूस हुई, जैसे कि गर्म लोहे से मुहर लगाई गई हो। अरुण की हथेली में एक वृत्त बना, जिसमें नीचे से ऊपर तक एक रेखा थी, और फिर से वही बजने वाली आवाज उसके सिर में गूंजी। कुछ ही देर बाद जलन और बजना दोनों बंद हो गए। अरुण के कान खड़े हुए जब उसने आसपास की बातें सुनी। जादू विद्या मंदिर, हम किसी विद्या के स्थान पर हैं, एक अनजान लड़के ने कहा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अरुण को एहसास हुआ कि वह आसपास की विभिन्न भाषाओं को समझ सकता था। वह उस लड़के से पूछने वाला था जिसने पहले उससे बात की थी। तभी एक स्त्री की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। सभी लोग अपनी कक्षा और विश्व के अनुसार इकट्ठा हों। अपनी हथेली के प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करें। ये एक अजीब अनुरोध था, लेकिन इसे आजमाने में क्या हर्ज था। जैसे ही अरुण ने ऐसा किया, उसकी हथेली का प्रतीक चमका और उसमें विभिन्न शब्द दिखाई दिए। अरुण गुप्ता, पुरुष, 15 वर्ष, ग्रह 1002, पृथ्वी, जादू विद्या मंदिर कक्षा 77। सब कुछ वास्तव में सपने जैसा था। अगर यह मृत्यु के बाद का जीवन था, तो क्या उसके पिताजी यहाँ नहीं होने चाहिए थे? लेकिन नहीं, वे यहाँ नहीं थे। एकमात्र तर्कसंगत व्याख्या यही थी कि यह एक सपना था। हाय, तुम भी कक्षा 77 और ग्रह 1002 से हो। लगता है हम एक ही दुनिया से हैं। मेरा नाम जयंत राठौर है, तुम्हारा नाम क्या है? जयंत ने कहा, वही लड़का जिसने पहले उससे बात की थी। मैं अरुण हूँ। इस भूरे बालों वाले व्यक्ति, जयंत राठौर, में एक शाही ठाठ थी। जिस तरह वह चलता था और सफेद वस्त्र पहनता था, उसने अचानक चिल्लाकर कहा, ग्रह 1002, पृथ्वी से और कौन है? अरुण को किसी तरह लग रहा था कि ये व्यक्ति भरोसेमंद है। उसने जयंत को एक बार भी अपना संयम खोते नहीं देखा था, जबकि वह भी उसी स्थिति में था। अरुण भी इस लड़के के इस कदम से सहमत था कि अपने ही ग्रह के लोगों को इकट्ठा करना समझदारी थी, ताकि वे यहाँ आने से पहले की अपनी यादों के बारे में एक दूसरे से सवाल पूछ सकें। 3 युवा लोग वहाँ आए जहाँ अरुण और जयंत थे। वे ज्यादा दूर नहीं थे। सबसे पहले एक खूबसूरत काले बालों वाली लड़की आई, जिसकी त्वचा भूरी थी। दूसरे नंबर पर एक और भूरे बालों वाला लड़का आया, जिसमें एक अजीब सा जंगलीपन झलक रहा था। आखिर में एक लड़का आया, जिसकी आंखें तिरछी थीं और जिसके लंबे काले बाल जूड़े में बंधे थे। वे सभी एक ही उम्र के लग रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे। क्या वह सुंदर कुमारी पहले अपना परिचय देगी? जयंत ने झुककर कहा, मैं काव्या साहनी हूँ। अलेक्जेंड्रिया, मिस्र? ओह, वो तो हमारे पास ही है, जयंत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने तिरछी नजरों से उस लड़के की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम मेरे दोस्त हो? मुझे पता है तुम हमारे पूर्वी क्षेत्र के दोस्त हो। लड़के ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं चेतन यादव हूँ। वाराणसी? वाह, ये तो हमारे क्षेत्र का सबसे पूर्वी हिस्सा है। ये तो बहुत दूर है। अरुण ने अपने पिता की पुस्तकालय में पढ़े गए ग्रंथों से उन नामों को पहचान लिया। जयंत को इन सब बातों का अच्छा ज्ञान था, शायद इसलिए क्योंकि वह एक पढ़े लिखे क्षेत्र से आया था। आखिरी लड़का, हालांकि उनकी ही उम्र का था, हट्टा कट्टा था। वह जयंत के पास आया और बोला, मैं तक्षक राजपूत हूँ, राजस्थान से। जयंत, तुम तो दिल्ली से हो ना? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, जयंत ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए जवाब दिया। तक्षक थोड़ा करीब आया और बोला, दिल्ली का शहरी, जंगली। जयंत ने जवाब दिया। खुशी का माहौल तनावपूर्ण हो गया जब तक्षक और जयंत एक दूसरे की आंखों में घूरने लगे। अरुण पीछे खड़ा सबको देख रहा था। उसे भी एक अजीब सा एहसास हुआ कि अपने मतभेदों के बावजूद उन सबका साथ साथ लंबा भविष्य होगा।
इन बच्चों को शायद ही पता था कि वे जल्द ही अपनी दुनिया का इतिहास गढ़ेंगे और वे पृथ्वी के सबसे महान जादूगर बन जाएंगे। ताक ताक। अरुण का ध्यान अपने बनाए लकड़ी के डिब्बे पर आखिरी नक्काशीदार आकृति को बारीकी से लगाने में था। वह इसे किसी खास व्यक्ति को देने के लिए महीनों से अपने परिवार के विद्वान के साथ अध्ययन और काम कर रहा था। डिब्बा चटकने लगा और अरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि चटकना चाहिए था या नहीं। उसने छोटा डिब्बा उठाया और चारों ओर देखा, हालांकि कुछ भी गिरा हुआ नहीं लग रहा था। फिर उसने दूसरे हाथ से डिब्बे को थोड़ा झुकाया ताकि लकड़ी की आकृति को पकड़ सके अगर वह गिर जाए, लेकिन वह गिरी नहीं। धीरे से उसने डिब्बे का किनारा नीचे खींचा और आकृति डिब्बे में तब तक उतरती रही जब तक वह बंद नहीं हो गया। उसने उसे फिर से खोला और आकृति अंदर से ऊपर आ गई। वाह, यह काम कर गया, अरुण ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उसने बगल में जलती हुई मोमबत्ती को फूंका, जिससे मेज पर बहुत सारा मोम गिर गया था। उसे पता ही नहीं चला कि छोटी मूर्ति तराशने का काम पूरा करते करते इतनी रात हो गई थी। यह उपहार पाने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हुए वह चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए सो गया। अरुण ने बस कुछ ही घंटे सोए थे, फिर भी अगली सुबह ठीक समय पर उठा। वह उठा, अंगड़ाई ली। उसका शरीर और मन अभी भी उसे और सोने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन जब उसने मेज पर कल रात बनाया हुआ छोटा सा डिब्बा देखा तो वह मुस्कुराया, क्योंकि आज एक खास दिन था, उसके वयस्क होने का समारोह। गलियारे में उसकी मुलाकात अपने पिता गजेंद्र गुप्ता से हुई, जो गुप्ता कुल के प्रमुख थे। क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे? ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी नींद में हो, गजेंद्र ने पूछा। मैं हाँ, अरुण ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम राजकुमारी गायत्री के बालिग होने के समारोह को लेकर बहुत उत्साहित हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शरीर के बारे में भी सोचो। तुम्हें बाद में अभ्यास भी करना है और हमें दोपहर तक निकलना होगा, गजेंद्र ने अरुण का सिर सहलाते हुए कहा। अरुण ने अपने पिता के कठोर हाथों को झटकते हुए कहा, मैं अब बच्चा नहीं रहा पिताजी। चिंता मत करो, मैं अभ्यास करूंगा। हाँ, तुम जो भी कहो, तुम फिर भी मेरे छोटे लड़के ही रहोगे, गजेंद्र ने अरुण को पकड़ते हुए कहा। अरुण ने संघर्ष किया, लेकिन उसके पास अपने पिता के आलिंगन से मुक्त होने की ताकत नहीं थी। उसके पास अपने पिता के झुर्रियों वाले चेहरे को घूरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अब तुम जाओ मेरे बच्चे, गजेंद्र ने अरुण को छोड़ते हुए कहा। अरुण हर सुबह परिवार के किसी एक योद्धा के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता था। हालांकि उसे अपनी दिवंगत मां से कमजोर शारीरिक बनावट विरासत में मिली थी, फिर भी अरुण ने प्रशिक्षण लेने की इच्छा नहीं छोड़ी। वह एक योद्धा बनना चाहता था और अपने पिता को गौरवान्वित करना चाहता था। अरुण ने अपनी पतली भुजाओं से खाली हवा में वार किया। हालांकि कुछ वार के बाद उसकी सांस फूलने लगी और वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। वह सचमुच अपनी नियति से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह बरसों से यही कर रहा था, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ था। युवा मास्टर, विद्वान ने कहा, तुम्हारे पाठ का समय हो गया है। ठीक है। छात्र और शिक्षक गुप्ता कुल के पुस्तकालय में पहुंचे। कमरा ग्रंथों, चर्मपत्रों और पास में रखे हंडे के लिए जड़ी बूटियों से भरा था। यहाँ अरुण ने ग्रंथों को देखते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और विद्वान उन्हें समझाते रहे। उसे इन ग्रंथों का अध्ययन करना तलवारबाजी से कहीं ज्यादा आसान लगा। वह शिल्पकला और स्थापत्य कला से जुड़े ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, जो उसे हाल ही में दिलचस्प लगे। लेकिन उसकी दिवंगत मां द्वारा जड़ी बूटियों और औषधि निर्माण से संबंधित ग्रंथ उसका सबसे पसंदीदा विषय था। बचपन में अभ्यास और पढ़ाई के अलावा उसे जंगल में समय बिताना बहुत पसंद था। उसे अक्सर अपनी मां द्वारा लिखे गए पौधों और जड़ी बूटियों को ढूंढना और फिर उन पर प्रयोग करना अच्छा लगता था। अरुण को जंगल भी अपनी सुरक्षित जगह लगता था। शायद उसके पिता ने उसे अपनी मां की कहानियां सुनाई थीं और वे कितनी मिलती जुलती थीं, इसलिए उसे जंगल सुकून देने वाला लगता था।
उसे जंगली जानवरों से भी कभी डर नहीं लगा था। उसे जंगल के जीव जंतु दोस्त जैसे लगते थे, उन दूसरे कुलीन बच्चों से अलग जो किसी न किसी वजह से उसे परेशान करना पसंद करते थे। हालांकि उसके पिता ने एक बार उसे भेड़िए को सहलाते हुए देखा था और उसे भगा दिया था। उसके बाद उसके पिता ने उसे कई दिनों तक जंगल के खतरों के बारे में डांटा था। फिर भी अरुण समय समय पर आराम करने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए जंगल में चला जाता था। दोपहर होते होते अरुण उत्साह से भरकर उठा, जल्दी से खाना खाया और नहा धोकर अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहन ली। यह गाय की खाल से बनी चमड़े की कुर्ता थी, जिसके अंदर सफेद सूती कपड़ा था। वह इसे पहनना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें से थोड़ी बदबू आ रही थी, लेकिन उसके पास और क्या चारा था। यह उसके पास मौजूद सबसे अच्छे दिखने वाले कपड़े थे, बाकी सभी कपड़े फटे हुए थे। उसके पास उन ऊंचे दर्जे के कुलीनों जैसे आलीशान, खुशबूदार कपड़े नहीं थे। हालांकि गुप्ता कुल सबसे निचले दर्जे का कुलीन परिवार था, जो अपने साथियों में 5वें स्थान पर था। लेकिन अरुण ने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि उसके पास एक अच्छा परिवार, अच्छा घर और खाने को अच्छा खाना था। तेज कदमों से उसने लकड़ी का डिब्बा उठाया और उसे एक थैली में रखकर अस्तबल में चला गया। अस्तबल वाले लड़के ने पहले से ही भूरे घोड़े तैयार कर रखे थे, जिन पर वह और उसके पिता साथ साथ सवारी करेंगे। यही है, सब कुछ तैयार है, अरुण ने अपनी थैली की दोबारा जांच करते हुए कहा। अरुण राज्य के सर्वोच्च कुलीन परिवार सिंह राजवंश की संपत्ति पर पहुंचने और राजकुमारी गायत्री को एक बार फिर देखने के लिए बेसब्र था। फिर आखिरकार, मानो उसने दूसरे रईसों से अपनी बातचीत बीच में ही रोक दी हो और उस तरफ चल पड़ी जहां वह और उसके पिता बैठे थे। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब वह खूबसूरत लड़की अपनी दासी के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी एक कोने से वो ये रहा, अबे, अपने साथियों के साथ प्रकट हुआ और उसका रास्ता रोक लिया। शुभ संध्या, प्यारी राजकुमारी। ये रहा, अबे, ने कहा। उसने अपना मोटा शरीर मोड़ते हुए झुककर कहा, अगर मैं कहूँ तो तुम्हारी खूबसूरती रात के अंधेरे में चमकते तारों जितनी अद्भुत है। ये रहा, अबे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? गायत्री ने लड़के की बात अनसुनी करते हुए कहा। जब यह लड़का सामने आया तो अरुण मन ही मन बड़बड़ाया। उसने देखा तो जरूर था, लेकिन लड़के से अपनी नापसंदगी के कारण उसे यकीन नहीं था। लेकिन ऐसा लगा जैसे राजकुमारी की मुस्कान और मूड खराब हो गया हो। उसके सुनहरे बाल, हरी आंखें और गोरी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा ने उसे बहुतों का आराध्य बना दिया, जिससे वह राज्य का रत्न बन गई। कल उसका वयस्क होने का समारोह था और कई कुलीन लोग उसके पिता के महल को देखने आएंगे। आपको क्या लगता है कि मुझ पर कौन सी पोशाक ज्यादा जंचेगी, सफेद या सुनहरी? गायत्री ने अपनी माणिक्य जैसी आंखों से लकड़ी के पुतलों द्वारा पहने गए 2 परिधानों की तुलना करते हुए पूछा। आप दोनों पोशाकों में सुंदर हैं, मेरी कुमारी, उसकी दासी ने उत्तर दिया। गायत्री ने चुपके से आंखें घुमा लीं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं था। वह सफेद साड़ी पहने पुतले के पास खड़ी हो गई और बोली, मुझे लगता है कि सफेद वाली मेरे लिए बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, आप सफेद साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं, मेरी कुमारी, एक अन्य दासी ने कहा। उसने अपना स्थान बदला और सुनहरी साड़ी वाले पुतले के पास जाकर बोली, दूसरी बार सोचने पर मुझे लगता है कि सुनहरी मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी। ये मेरी आंखों को उभारती है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी कुमारी, पहली दासी ने थोड़ा झुककर उत्तर दिया। एक और बेरुखी भरा जवाब। जब भी वह दूसरों की राय पूछती तो उन्हें बस तारीफ ही सुनने को मिलती। उनकी माँ, दिवंगत रानी के विपरीत, किसी ने भी उनका विरोध करने या अपने सच्चे विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। वह एक आह भरते हुए बैठ गई और अपने ड्रेसिंग रूम की दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को घूरने लगी। गायत्री ने अपने होंठ हल्के से काटे, काश उनकी माँ यहाँ होती। आखिरकार कल उनका 16वां जन्मदिन था और हालांकि उनके आसपास बहुत सारी दासियां थीं और बहुत से लोग उनसे मिलने आ रहे थे,
फिर भी वो और भी अकेला महसूस कर रही थी। दरवाजा खटखटाया गया और एक दासी ने दरवाजा खोला। एक और दासी अंदर आई और गायत्री को खबर दी। फिर वह महाराज के अध्ययन कक्ष की ओर दौड़ी। वहां 2 आदमी बातें कर रहे थे और उनमें से एक महाराज रणवीर सिंह थे, लेकिन उनका यहां आने का मकसद उस दूसरे व्यक्ति से मिलना था जिससे उनके पिता बात कर रहे थे। वह उस आदमी पर झपटी और बोली, मामा, वह रही मेरी प्यारी भतीजी। ये रहा। ब्रेट ने उसे गले लगाते हुए कहा। ये रहा ब्रेट गायत्री की दिवंगत माँ का छोटा भाई था। वह उन दूसरे रईसों की तरह नहीं था जो अपनी जागीरों में रहना पसंद करते थे, बल्कि उसे 7 राज्यों और उससे भी आगे की साहसिक यात्राओं पर जाना बहुत पसंद था। वह आमतौर पर महीनों के लिए बाहर रहता था, लेकिन उसके इस नए अभियान में उसे लगभग 2 साल लग गए थे। मुझे आपकी बहुत याद आई, मामा। कृपया मुझे अपने सभी महान रोमांच बताएं। आप कहाँ गए थे? लोग कैसे थे? आपने क्या किया? गायत्री रुक गई क्योंकि उसने अपने पिता की खांसी सुनी। ये रहा। ब्रेट हंसा और बोला, थोड़ा संभल कर रहना मेरी भतीजी। मैं आज रात तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं असल में यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि कल तुम्हारा खास दिन है। ऐसा मत सोचना कि मैं इसे भूल गया हूँ। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। ये रहा। ब्रेट ने कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक खुरदुरा लेकिन हल्का सामान उसकी हथेलियों पर गिरा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने रोल किया हुआ चर्मपत्र देखा। गायत्री ने उसे खोला और चित्र को घूरने लगी। महाराज रणवीर ने आह भरी और कहा, भाई, तुम उसे फिर से बिगाड़ रहे हो। मैं उसकी शरारती प्रवृत्ति के लिए तुम्हें दोषी ठहरा रहा हूँ। कृपया मुझे माफ करें, मेरे महाराज, लेकिन वह दिवंगत रानी की एकमात्र स्मृति है जो हमारे पास बची है। ये रहा। ब्रेट उन्हें अपनी मुट्ठी सीने पर रखते हुए कहा। गायत्री ने चर्म पत्र को बाएं दाएं घुमाया और उसे कुछ समझ आया। उसने कहा, मामा, क्या ये रहा? ब्रेट उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चतुर लड़की। इसे विश्व नक्शा कहते हैं। ये पहले यूनानी में बनाया गया था, लेकिन अब मैंने यूरोप में जिन जगहों की यात्रा की है, वहाँ लगभग सभी इसका उपयोग करते हैं। कितना अद्भुत उपहार, मामा। धन्यवाद मामा। गायत्री ने अपने मामा को एक बार फिर गले लगाते हुए कहा। यह उनके द्वारा पहले से प्राप्त सबसे अच्छे उपहारों में से एक था, जो किसी भी सुंदर साड़ी या गहनों से भी ज्यादा कीमती था। अच्छा, अब तुम जाओ। मुझे महाराज के साथ कुछ बातें करनी है। मैं समझ गई, मामा। लेकिन वादा करें कि आप मेरे साथ समय बिताएंगे और अपने रोमांच के बारे में बताएंगे। गायत्री ने उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी और एक शिष्टाचारपूर्ण झुकाव के साथ चली गई। उस रात गायत्री ने अपने मामा के यात्रा किए हुए सभी स्थानों की कहानियां सुनी जब तक कि वह सो नहीं गई, और इस वजह से उसने विभिन्न घरों, लोगों, जानवरों और बहुत दूर की दुनिया के बारे में सपना देखा। जब वह जागी तो उसका दिमाग अभी भी उस सपने और अपने मामा द्वारा बताए गए सभी स्थानों के बारे में सोच रहा था। वास्तव में उसका मन अपने वयस्क होने के समारोह से ज्यादा उन विचारों में व्यस्त था। वह वास्तव में किसी से इसके बारे में बात करना चाहती थी और तैयार होते समय एक कुलीन लड़के का ख्याल उसके दिमाग में आया। उसने अपने आप से कहा, हाँ, मुझे यकीन है कि वह आज यहाँ होगा। समारोह शुरू हुआ और जैसे ही वह अपने पिता के बगल में सीढ़ियों से उतरी, उसकी आंखें तुरंत उस लड़के पर पड़ी, जो क्षेत्र के बाकी कुलीनों की तुलना में ज्यादा एक साधारण व्यक्ति जैसा लग रहा था। वह उससे मिलने के लिए बेसब्र थी, लेकिन उसे पहले अपनी जिम्मेदारियां निभानी थीं। इसलिए वह उसकी ओर चुपके से नजरें चुरा रही थी। उपहार देने और अभिवादन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना था। वह अपनी दासियों के साथ अकेले अन्य कुलीनों का अभिवादन करने गई। गायत्री ने आखिरी कुलीन परिवार से, जिनसे वह मिली थी, कहा,
मुझे आशा है कि आप सभी आनंद ले रहे हैं। उसने एक बार फिर उस लड़के की ओर देखा और फिर कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसके पिता के सलाहकार प्रभाकर राव के बेटे अभय ने उसका रास्ता रोक लिया और कुछ अटपटे शब्द कहे। गायत्री ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे ये लड़का कभी पसंद नहीं था, लेकिन उसके परिवार की हैसियत के सम्मान में उसने कहा, अभय, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? शाही राजकुमारी, मैं चाहता हूँ कि मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। अभय, गायत्री ने कहा, जब उसने देखा कि वह लड़का खड़ा हुआ और जाने की कोशिश कर रहा था। गायत्री सीधे उस लड़के के पास गई और चिल्लाई, अरुण! और बिना किसी सूचना के उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। इस कृत्य से कुछ रईसों को आश्चर्य हुआ, विशेष रूप से युवा रईस अभय को, जिसे राजकुमारी ने अपने से अलग कर लिया था और निम्न कुल के लड़के के लिए छोड़ दिया था। सिंह राजवंश की संपत्ति के बीच में ऊंचे पत्थर के महल की सुरक्षा के लिए एक चक्र में ऊंची लकड़ी की नुकीली दीवारें बनाई गई थीं। बहुत सारे आम लोग इधर उधर घूम रहे थे, दीवार के बाहर से अंदर बाहर आ जा रहे थे। हर जगह पहरेदार गश्त लगा रहे थे। बाजार का माहौल गुप्ता कुल की संपत्ति के विपरीत बहुत उज्ज्वल और जीवंत लग रहा था। वे जल्द ही सिंह राजवंश के महल पहुंच गए, जो आज के आयोजन की वजह से और भी भव्य हो गया था। उसकी ऊंची दीवारों पर लाल कपड़ा लटका हुआ था, जिस पर सुनहरे रंग की परत चढ़ी हुई थी और बीच में एक सिंह के सिर की तस्वीर बनी हुई थी। जैसे ही पिता और पुत्र अपने घोड़ों से उतरे, एक नम्र आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। अच्छा, 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 अगर ये गुप्ता कुल नहीं है, एक दाढ़ी वाले मोटे आदमी ने शानदार कुर्ता पहने हुए कहा। शुभ संध्या। वो ये रहा, फैंटुमर, गजेंद्र ने थोड़ा झुककर उत्तर दिया। अरुण अभी भी महल के बैनर और राजकुमारी गायत्री से मिलने की संभावना को देखकर इतना चकित था कि वह अपने सामने खड़े कुलीन व्यक्ति का ठीक से अभिवादन करने में असफल रहा। इस तरह का अनादर देखकर, ये रहा, फैंटुमर, वने अपनी जीभ चटकाई और कहा, एक लड़का जिसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, तुम्हें उसे बेहतर सिखाना चाहिए। गजेंद्र, हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं करूंगा, गजेंद्र ने कहा। ये रहा, फैंटुमर के पीछे एक और बड़ा लड़का था, जो अरुण की ही उम्र का था और उससे एक सिर लंबा था। उसके पास से भी बदबू आ रही है। पिताजी, ये रहा, अबे, वने अपनी नाक भींचते हुए कहा। ऐसे नीच कुल के लोगों की चिंता मत करो, वो ये रहा, अबे, वो ये रहा, फैंटुमर ने कहा। चलो, बेटे, इससे पहले कि उनकी गंध हमारे साथ लग जाए। इसके बाद वो ये रहा, अबे, ने मुस्कुराते हुए गर्व से अपनी नजरें घुमाईं और अपने पिता के साथ चले गए। अरुण ने उदासीनता का नाटक करते हुए उन कुलीनों को घूरा, हालांकि उसके पीछे उसकी मुठ्ठियां पूरे समय भींची हुई थी। उसका और उसके पिता का अपमान हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पिता उसे हमेशा याद दिलाते थे कि ऐसे कुलीन के सामने कोई उपद्रव न करे। आखिरकार ये रहा, फैंटुमर, महाराज रणवीर सिंह के बाद राज्य में दूसरे सबसे ऊंचे पद पर थे और राजा के दाहिने हाथ भी। दोनों ही कुलीन होने के बावजूद उनकी हैसियत जमीन आसमान का फर्क थी। अरुण इस बात को समझने में काफी चतुर था। बाकी परिवारों को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ घोड़ों पर सवार होकर तो कुछ अपनी गाड़ियों में महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। जल्द ही वे एक एक करके महल में दाखिल हो गए। दालान बड़ा था और उसमें तरह तरह के रंगों के कपड़े से बनी ढेर सारी सजावट की चीजें लटकी हुई थीं। दीवारों पर ढेर सारी ट्रॉफियां, तलवारें, ढालें, धनुष, भाले वगैरह लगे थे, जो दर्शाते थे कि महाराज को शिकार का कितना शौक था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज सजाई गई थी और उस पर दूध, मांस, रोटी, पनीर, सूप, सब्जी, मधु वगैरह का भोज रखा था। तुरहियों और झांझों का संगीत पूरे महल में गूंज रहा था, जबकि सुडौल नर्तकियां आपस में घुल मिलकर मेहमानों का मनोरंजन कर रही थीं।
सभी कुलीनों ने अपना काम रोक दिया और उस व्यक्ति की ओर मुड़े जिसने चिल्लाया था। सभी लोग उनके शाही महामहिम, उनके नाम के प्रथम भयानक शिकारी महाराज रणवीर सिंह और उनकी बेटी, उनके नाम की प्रथम राजकुमारी गायत्री की जय हो। मेहमानों ने मुख्य हॉल की भव्य सीढ़ियों की ओर देखा। तभी महाराज प्रकट हुए, जिनके गले में फर से बना एक शाही अंगरखा था। उनके सिर पर मुकुट पर एक खड़े हुए सिंह का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। हालांकि उनकी अद्भुत उपस्थिति उनकी बगल से उतरती हुई सुंदरी के सामने फीकी पड़ गई। उसके रेशमी सुनहरे बाल हवा में सुनहरे झरने की तरह उछल रहे थे, जबकि माणिक्य का हार उसके खूबसूरत बेदाग गालों, छोटी नाक और होठों को उभार रहा था। उसने जो हरी रंग की साड़ी पहनी थी, वह उसकी छाती से नीचे जमीन तक सहजता से लहरा रही थी, जिससे उसका खूबसूरत फिगर पूरी तरह से निखर रहा था। अरुण विस्मय से मुंह खोले खड़ा था और खूबसूरत राजकुमारी को घूर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि राजकुमारी की नजर उस पर पड़ गई है। उसने उसे देखकर एक पल के लिए प्यार से मुस्कुराया और फिर नीचे देखा, सीढ़ियों पर अपने कदमों को देखते हुए। अरुण का दिल धड़क उठा। उसने उलझन भरी नजरों से बाएं, दाएं, पीछे और नीचे देखा, लेकिन वहां उसके पिता गजेंद्र के अलावा कोई नहीं था। क्या वह बस उसे देखकर मुस्कुराई थी? अरुण अपना चेहरा गर्म महसूस करते हुए अपना सिर खुजाने से खुद को रोक नहीं पाया। माहौल में हलचल मच गई जब लोगों ने अपने मटके उठाए और राजकुमारी के वयस्क होने के समारोह का स्वागत किया। भोज शुरू हुआ। जैसे ही महाराज अपने सिंहासन पर बैठे, भव्य हॉल में जीवंत संगीत गूंज उठा। राजकुमारी गायत्री महाराज के बगल में खड़ी हो गईं और कुलीन लोग महाराज और उनकी बेटी का अभिवादन करने के लिए कतार में खड़े होने लगे। यह कतार कुलीनों की रैंकिंग के अनुसार थी, इसलिए गुप्ता कुल ने महाराज और राजकुमारी का अभिवादन सबसे आखिर में किया। गुप्ता कुल के सामने सभी रईसों ने महंगे उपहार पेश किए, गहने, हार, मालाएं वगैरह। खासकर ये रहा फैंटुमर, जब उनके बेटे ये रहा अबे ने सोने चांदी से भरा एक संदूक भेंट किया। बाकी रईस ये देखकर दंग रह गए कि यह उपहार कितना कीमती था। दुर्भाग्य से राजकुमारी को दिए गए उपहारों ने उसे प्रभावित नहीं किया, और यह तब तक जारी रहा जब तक गुप्ता कुल की बारी नहीं आई। अरुण और गजेंद्र ने महाराज और राजकुमारी को प्रणाम किया। अरुण ने राजकुमारी की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह आगे बढ़ा और सामने लटकी थैली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। गजेंद्र ने अपने बेटे की हिचकिचाहट देखी और कहा, हमें खेद है कि हम इस बार उपहार देने में असमर्थ हैं, हमारे शाही महामहिम और शाही राजकुमारी। हमारे लिए ये वर्ष कठिन रहा है और इसलिए हमारे पास आपके शाही उपस्थिति के लिए लाने के लिए कोई योग्य वस्तु नहीं है। उफ, कितना घटिया बहाना और कितना शर्मनाक है। ये रहा फैंटुमर ने टिप्पणी की। सब ठीक है, ये रहा फैंटुमर, महाराज रणवीर ने कहा। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, तुम्हें माफ किया जाता है, उठो और मेरी बेटी के इस खास दिन का आनंद लो। आखिरकार हम यहाँ मेरी बेटी का 16वां जन्मदिन मनाने आए हैं। महाराज, आपकी जय हो। गजेंद्र ने अरुण के साथ जाने से पहले एक बार फिर झुककर कहा। दोनों लंबी मेज के पास पहुंचे और सबसे दूर कोने में बैठ गए। उसके पिता महाराज के सम्मान में आए थे। दरअसल ज्यादा समय नहीं हुआ जब उसके पिता कभी महाराज के भरोसेमंद थे, लेकिन यह एक ऐसा अतीत था जिसके बारे में उसके पिता बात नहीं करना चाहते थे। दावत शुरू हुई और सभी ने महाराज द्वारा प्रस्तुत भोजन का आनंद लिया। राजकुमारी गायत्री अपने पिता से अलग हो गई और एक एक करके सभी रईसों का अभिवादन करने लगी। वह कुलीनों की रैंकिंग के अनुसार चलती थी। बेशक ये अभी भी उस पर निर्भर था कि वह उस परिवार को बधाई देने का फैसला करेगी या नहीं। अरुण उदास चेहरे के साथ खाना खाने लगा। वह महीनों से जो लकड़ी का डिब्बा बना रहा था उसे देना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरे क्या दे रहे हैं तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह क्या देने वाला है। राजकुमारी के लिए लकड़ी की मूर्ति,
क्या ही हास्यास्पद तोहफा। उसने ऊपर देखा और राजकुमारी को दूसरे मेहमानों के साथ घुलते मिलते पाया, लेकिन फिर अरुण ने देखा कि उसने एक नज़र उसकी तरफ चुरा ली थी। वह उसके साथ मनमोहक बगीचे में था, समुद्र का मनोरम दृश्य, लहरों की ध्वनि, चांद और तारों की किरणें तट से परावर्तित होकर उस पर पड़ रही थी, जिससे उसकी सुंदरता अवर्णनीय हो रही थी। अरुण उस सबसे खूबसूरत लड़की का कोमल और मुलायम हाथ छोड़ना नहीं चाहता था जिसे उसने कभी देखा था। उसका दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। दासियों और पहरेदारों के कदमों की आहट निकट आई और गायत्री ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। राजकुमारी गायत्री, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अरे चलो भी। अरुण, तुम्हें मुझे राजकुमारी कहने की जरूरत नहीं है, हम ठीक रहेंगे। खैर, समारोह खत्म हो गया है और मुझे वहां घुटन महसूस हो रही थी। मुझे ताज़ी हवा में सांस लेने की जरूरत थी। प्लीज, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसे नहीं पता था कि अरुण असल में इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि उसके पिता उसे डांटेंगे, लेकिन वह राजकुमारी के अनुरोध को ठुकरा तो नहीं सकता था, है ना? और फिर राज्य के रत्न के साथ यहाँ का नजारा, वो उसे कैसे मना कर सकता था? मुझे 1 सेकंड दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, गायत्री ने पलटते हुए कहा। आश्चर्य, ये तो मैं ही हूँ जो। अरुण ने अपना थैला पकड़ लिया, लेकिन गायत्री उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। उसे वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रही थी और बोली, ये देखो अरुण। क्या ये है? अरुण की आंखें चमक उठीं, ये पहचानते हुए कि गायत्री ने उससे क्या निकाला है। सही कहा, गायत्री ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। नीचे वाले का नाम अफ्रीका है और सबसे दूर वाला भारत है। ये तो उस चर्म पत्र पर लिखी कहानी जैसा है जो हमने पहले पढ़ी थी। अरुण और गायत्री एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। जब बाकी सभी बच्चे घुड़सवारी और शिकार में व्यस्त होते थे, अरुण को अपना समय पढ़ने में बिताना बहुत पसंद था। उसने अपने पिता के पुस्तकालय में जितने भी चर्म पत्र और ग्रंथ मिलते थे, वे सब पढ़ डाले थे। इसलिए जब भी उसके पिता को सिंह राजवंश के महल में कोई काम होता, तो वह हमेशा अपने पिता से उसे आने की अनुमति मांगता था। उसने शाही पुस्तकालय में मौजूद विभिन्न कहानियों को पढ़ने में काफी समय बिताया था और यहीं उसकी अक्सर गायत्री से मुलाकात होती थी। हालांकि वे अक्सर मिलते नहीं थे, फिर भी वे इतनी जल्दी घुल मिल गए, शायद इसलिए क्योंकि उनमें 2 चीजें समान थीं। पहली ये कि दोनों को दुनिया के विभिन्न इतिहास, जगहों और जिज्ञासाओं के बारे में पढ़ना और अध्ययन करना बहुत पसंद था, और दूसरी ये कि उनकी माँओं का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। हालांकि यह सब राजकुमारी के दोस्ताना व्यवहार की बदौलत था। उस शाम उन्होंने लगभग 1 घंटे तक उन नक्शों पर मौजूद स्थानों के बारे में बात की, जिनके बारे में उन्होंने केवल कहानियों में सुना था। मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। तुम एक राजकुमारी हो, तुम जो चाहो कर सकती हो, अरुण ने कहा। अनजाने में ही दुनिया घूमने का राजकुमारी का सपना अरुण के भी सपने का हिस्सा बन गया, चाहे इसलिए कि उसे खुद दुनिया के तमाम अजूबों में दिलचस्पी थी या इसलिए कि वह उसके साथ किसी रोमांचक यात्रा पर जाना चाहता था। गायत्री ने बड़ी मुस्कान के साथ अरुण की ओर मुंह किया और कहा, आपने बहुत प्यारी बात कही, धन्यवाद। फिर वह मुंह मोड़कर बोली, एक बार फिर शुक्रिया। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आपसे बात की। आप वाकई एक अच्छे दोस्त हैं। अरुण का दिल थोड़ा कचोट उठा। वो उसे पसंद तो करता था, लेकिन जब उसने इस बारे में और सोचा तो उसे लगा कि राज्य की सबसे खूबसूरत महिला का दोस्त कहलाना अपने आप में एक बड़ी खुशकिस्मती है। शायद यही तो वो दोनों हमेशा के लिए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक वो चीज नहीं दी है जिस पर उसने महीनों मेहनत की थी। अनिच्छा से थैली में हाथ डालते हुए उसने शर्मिंदगी से कहा, गायत्री, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? गायत्री ने अपना सिर एक ओर झुकाते हुए पूछा। अरुण ने थैली वापस खींचने से पहले उसे आगे बढ़ाया। वह हंसा। इसमें झिझक क्या है?
क्या ये मेरे लिए है? धन्यवाद, गायत्री ने कहा। ये कौन सा डिब्बा है, अरुण? हालांकि इससे पहले कि वह डिब्बा खोल पाती, कदमों की आवाजें करीब आ गईं। अहम, एक आलीशान अंगरखा पहने हुए एक बड़े आदमी ने खांसते हुए कहा। 2 आदमी उनकी ओर बढ़ रहे थे। पिताजी, राव जी, गायत्री ने कहा। अरुण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि महाराज रणवीर सिंह उसके ठीक बगल में खड़े थे, साथ में प्रभाकर राव, जो राज्य का सर्वोच्च कुलीन व्यक्ति था। महाराज, अरुण ने महाराज के सामने झुकते हुए कहा। महाराज ने उसे पहचान लिया। तुम गजेंद्र के लड़के हो ना? हाँ, मेरे प्रभु, अरुण ने उत्तर दिया। मैंने अपनी बेटी से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, प्रभाकर राव ने बीच में कहा। महाराज, मेरा सुझाव है कि आप राजकुमारी को इस लड़के के साथ समय बिताने से रोकें। गुप्ता कुल पहले से ही संकट के सबसे निचले स्तर पर था, लेकिन प्रभाकर राव द्वारा राजकुमारी और महाराज को अरुण के साथ मेलजोल न करने के लिए कहना उसे और भी अधिक दबाव में ले गया। गायत्री जमीन पर पैर पटकते हुए उस मोटे रईस को घूरने लगी। उसकी आवाज में तीखापन था। राव जी, आप मेरे पिता के दाहिने हाथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताना आपकी सीमा से बाहर है कि मैं किससे दोस्ती कर सकती हूँ और किससे नहीं। प्रभाकर राव ने भौहें सिकोड़ लीं। यह राजकुमारी हमेशा से उनके परिवार के लिए परेशानी का सबब रही थी। उसने लड़के की ओर मुड़कर आदेश दिया, बेटे, अपना सिर उठाओ और हमें अपना चेहरा दिखाने दो। राजकुमारी के समर्थन के कारण अरुण को साहस मिला। उसने अपना चेहरा उठाया और सीधे प्रभाकर राव की आंखों में देखा। प्रभाकर राव मुस्कुराए। अरुण की आंखों पर पड़ती चांदनी की रोशनी ने उनके शक को पुख्ता कर दिया। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्होंने इस बच्चे को पहले दरवाजे पर कब देखा था, लेकिन अब उन्होंने पुष्टि कर दी। देख रहे हैं, महाराज, इस लड़के की आंखें अपनी माँ जैसी हैं। प्रभाकर, तुम्हारा क्या मतलब है? रणवीर सिंह ने पूछा। देखिए, महाराज, प्रभाकर राव करीब झुके और फुसफुसाए। वह एक अर्धरक्त है, एक वन जाति। रणवीर सिंह ने अरुण की आंखों में देखते हुए कहा। वनजाति भारत के घने जंगलों में रहने वाली रहस्यमयी जनजाति थी। ऐसा कहा जाता था कि उन्हें जंगल के रहस्यमयी जीवों, वन देवताओं के साथ मेलजोल करना बहुत पसंद था। वनजाति राज्य के नियमों का पालन किए बिना रहती थी। सैकड़ों सालों से वनजाति और राज्य के लोगों के बीच हमेशा तनाव रहा है। सिंह राजवंश की सेना ने वनजाति को भगाने के लिए कई बार इन जंगलों को जलाने की कोशिश की, लेकिन अज्ञात कारणों से आग कभी कैलती नहीं दिखी। इस प्रकार वनजाति द्वारा जादूटोना, रहस्यमयी शक्तियों और पौराणिक जीव जंतुओं के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तभी एक और व्यक्ति अंदर आया। वह अरुण के पिता गजेंद्र गुप्ता थे। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और महाराज के सामने घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, मैं अपने बेटे के व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे आशा है कि उसने आपको किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचाई होगी। मैं उसे और बेहतर अनुशासन दूंगा। महाराज ने गजेंद्र को उलझन भरी निगाहों से देखा। उन्होंने कहा, क्या प्रभाकर ने जो कहा वह सच है कि आपकी दिवंगत पत्नी एक वनजाति की थी? गजेंद्र ने भारी स्वर में उत्तर दिया, यह सच है, मेरे महाराज। महाराज का चेहरा काला पड़ गया। उनकी झुर्रियां उभर आईं, मुट्ठियां कस गईं और मुंह भींच गया। यही वनजाति थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी खो दी थी। वह उनसे पूरी तरह नफरत करते थे। अरुण ने भी देखा कि गायत्री का चेहरा कितना बदल गया था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके अलावा सबको पता था कि क्या हो रहा है। गायत्री, अभी मेरे साथ आओ। रणवीर सिंह ने पिता पुत्र की ओर मुड़कर घृणा से भरा एक शब्द कहा, चले जाओ। पिताजी, मैं। अब रणवीर सिंह दहाड़े। गायत्री चौंक गई। उनके पिता ने उन पर पहले कभी चिल्लाया नहीं था। ये पहली बार था। उन्होंने अरुण की ओर उलझन भरे चेहरे से देखा और कहा, मुझे माफ करना।
मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त बन सकते हैं। रणवीर सिंह ने गायत्री को पकड़ लिया, जिससे वह अरुण द्वारा दिया गया डिब्बा नीचे गिराने लगी और उसे वापस महल में खींच लिया। अरुण जमीन पर पड़े मूर्तियों के टुकड़ों से भरे टूटे हुए डिब्बे को घूरता रहा। वह उसे उठाने ही वाला था कि महल के पहरेदारों ने उसका रास्ता रोक दिया। फिर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही वे बाहर निकले, उनके पीछे के दरवाजे बंद कर दिए गए। अरुण हैरान था। वह ऊंचे लकड़ी के दरवाजे को घूर रहा था और सोच रहा था कि उसने क्या गलती की। राजकुमारी और महाराज उसे ऐसे क्यों देख रहे थे? उसने अपने पिता से जवाब मांगा, लेकिन उसके पिता ने बस एक फीकी मुस्कान दी। घर का सफर असहनीय सन्नाटे से भरा था। अरुण चाहता था कि उसके पिता उसे बस डांटे। महल में वापस आकर प्रभाकर राव ने गुप्ता पिता पुत्र को घोड़ों पर सवार होते देखा। वह चालाकी से मुस्कुराए कि अब वे महाराज के बुरे पक्ष में हैं। हालांकि उनके लिए ये काफी नहीं था। अरुण मुख्य हॉल में गया और देखा कि उसके पिता अभी भी मधुशाला में मधु पी रहे थे। उसने उन्हें दोपहर से ही मधु पीते देखा था, लेकिन आज शाम भी वे मधु पी रहे थे। बिल्कुल खामोश मधु पी रहे थे। अरुण अपने पिता के पास गया और उनसे लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी, मुझे माफ करना। गजेंद्र ने स्तब्ध होकर अपना सिर उठाया और कहा, तुम ठीक हो मेरे बेटे, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। यह कभी तुम्हारी गलती नहीं रही। अरुण ने पूछा, अगर मेरी गलती नहीं थी तो क्या हुआ पिताजी? कृपया मुझे बताइए। गजेंद्र ने अपना मुंह खोला, बंद किया और फिर बोला, कुछ नहीं मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है, बस। पिताजी, मुझे पता है कि कुछ तो चल रहा है। मैं अब बच्चा नहीं रहा। एक पल के लिए उसके पिता ने कुछ सोचा और फिर अपनी मधु का एक और घूंट लिया और बोले, ठीक है, कल। मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए। अरुण इस मामले को और आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी दूर से युद्ध के लिए उनके शंखनाद की आवाज गूंजी। वह और उसके पिता खिड़की के पास गए और दूर से मशालें लिए कुछ लोगों की परछाइयां देखीं। मुख्य हॉल का दरवाजा जोर से खुला और एक योद्धा अंदर आया। महाराज, डाकू आ गए हैं। योद्धा की छाती से एक तलवार निकली हुई थी। तलवार पीछे खींची गई और जमीन पर खून के छींटे थे। खून से लथपथ 3 डाकू आए। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। ये लोग हैं, सामने खड़ा डाकू चिल्लाया। इन वनजाति प्रेमी लोगों को मार डालो। अरुण, छिप जाओ। गजेंद्र चिल्लाए और उन्होंने अपनी म्यान में लटकी तलवार निकाल ली। नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरुण ने विरोध किया। यह बहस करने का समय नहीं है। मैं जो कहता हूँ वही करो। गजेंद्र ने एक डाकू के ब्लेड से टकराते हुए कहा। बाकी 2 डाकू बगल से भागने की कोशिश कर रहे थे। गजेंद्र ने पहले डाकू को धक्का दिया और पीछे कूदकर बगल से हो रहे हमलों से बच निकले। उन्होंने अपनी तलवार लहराई और 2 सिर लकड़ी के फर्श पर लुढ़क गए। कुछ ही सेकंड में डाकू के साथ ही मर गए। फिर डाकू एक कदम पीछे हटा और भाग गया। गजेंद्र कभी एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। उन्होंने कभी भी उच्च पदस्थ कुलीन बनने के लिए राज्य की राजनीति नहीं की थी, बल्कि दूसरे राज्यों के साथ प्रमुख युद्धों में उनके महान योगदान की पूरे देश में धूम थी, जिसके कारण उन्हें सिंह दंत की उपाधि मिली थी। इसलिए जब गजेंद्र दोपहर से ही मधु पी रहे थे, तब भी तलवार चलाने में उनका कौशल बेजोड़ था। गजेंद्र ने अपने बेटे से कहा, मेरे पीछे आओ। लेकिन अब उनके पिता दहाड़े। गजेंद्र ने कहा, जल्दी करो, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दीवार पर हाथ रखकर सीधे चलते रहो। रास्ते के अंत में अस्तबल तक जाने वाली एक सीढ़ी होगी। घोड़ा लेकर पश्चिम की ओर जाओ और नदी के किनारे चलो। वहां तुम सुरक्षित रहोगे। आपका क्या होगा? अरुण ने पूछा। मैं उन्हें यहीं रोक लूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई मेरा पीछा न करे।
एक बार जब मैं ये सुनिश्चित कर लूंगा कि सब कुछ साफ है, तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति चिल्लाया। लड़खड़ाते कदम उनके पास पहुंचे और गजेंद्र ने अपनी बात रोक दी। मशाल आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो, मेरे बेटे। बड़े हो जाओ और मजबूत बनो। जाओ, अभी। मैं। अरुण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके पिता ने उसे बंद हो रही अलमारी के पीछे धकेल दिया। वह उठा और उस टूटी हुई दरार पर ध्यान दिया जहां से वह झांक सकता था। उसने उस पर नजर डाली और देखा कि दर्जनों डाकू तहखाने में घुस रहे हैं। तुम्हारा लड़का कहाँ है? वनजाति का प्रेमी? डाकू ने पूछा। यह वही डाकू था जो भाग गया था। अपने साथियों को बुलाकर वह वापस चला गया। तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। अब बहुत हो गई बातें, और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। गजेंद्र ने अपनी स्टील की तलवार लहराते हुए कहा। उसे मार डालो, डाकू ने कहा। अरुण ने अपने पिता की ताकत देखी। एक एक करके डाकू गिरते गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे उनके पिता की सांस फूलने लगी और वे एक घुटने पर गिर पड़े। पहला डाकू उनके पीछे छिपकर गजेंद्र की पीठ पर वार करने में कामयाब रहा। गजेंद्र धूल भरी जमीन पर गिर पड़े और उठने के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन डाकू ने उनकी पीठ पर पैर रख दिया, जिससे गजेंद्र उठ नहीं सके। पिता, अरुण ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को चिल्लाने से रोका। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पिता को गिरते देख वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। डाकू ने अपनी गर्दन उस ओर घुमाई जहां अलमारी थी और मुस्कुराया। गजेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने बेटे को भाग जाने को कहा था, पर वह अभी भी यहीं था। अपनी आखिरी ताकत से उन्होंने ऊपर की ओर धक्का दिया, जिससे डाकू अपना संतुलन खो बैठा। फिर गजेंद्र ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत की और डाकू को दीवार पर तान दिया। पीठ पर कई तलवारों से वार किए जाने से पहले वे पूरी ताकत से चिल्लाए, भागो। वह अभी भी जिंदा थे। उनके होठों, छाती और पीठ पर खून लगा था। उन्होंने एक बार फिर तलवार घुमाई, लेकिन किसी को नहीं लगी। गजेंद्र बुदबुदाए, भागो। अंततः गजेंद्र बिना हिले डुले जमीन पर गिर पड़े। अरुण स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पिता के आखिरी शब्द उसके जहन में बस गए, भागो। और उसने वही किया। वह दौड़ा दौड़ा, सीढ़ी चढ़कर अस्तबल तक पहुंचा, लेकिन सारे घोड़े मर चुके थे। आग की चिंगारी, तलवारों की टकराहट, उसके लोगों की चीखें उस जगह हर जगह गूंज रही थी जहां अरुण ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। अरुण ने अपने घर की ओर देखा और भीषण लपटें हर उस चीज को अपनी चपेट में ले रही थी जो उसके संपर्क में आ रही थी। फिर वह अपने पिता के कहे अनुसार पश्चिम की ओर, जंगल की ओर भागा। हालांकि जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसने घोड़ों की सरपट दौड़ती आवाज सुनी। डाकुओं में से एक ने अरुण को दूर से देखा था और उसका पीछा किया था। वह नदी की ओर दौड़ता रहा, लेकिन उसके कमजोर पैर अब और नहीं दौड़ पाए और एक पेड़ की जड़ पर ठोकर खाकर वह गिर पड़ा। अरुण बर्फ से जमी नदी में लुढ़क गया। वह पानी में तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था और अनजाने में पानी पी गया, जिससे उसकी हर सांस में दर्द हो रहा था, मानो उसके फेफड़ों में सुइयां चुभ रही हों। 2 डाकू वहां पहुंचे और अपने घोड़ों से उतर पड़े। उन्होंने अरुण को नदी की तेज धारा में डूबते हुए देखा। चलो, हम यहाँ से चले जाते हैं। लड़का इस बर्फीली नदी में जीवित नहीं रह पाएगा, डाकू ने कहा। क्या हमें कम से कम इसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए? दूसरे डाकू ने पूछा। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि पानी का बहाव कितना तेज है? अगर वह डूबकर नहीं मरा तो वह ठंड से मर जाएगा। मुझे यकीन है कि वह किसी न किसी तरह मर जाएगा। ठीक है, जो आप कहें। दोनों डाकू अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। अरुण डूब गया। वह धारा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका और नदी के किनारे एक तालाब में गिर पड़ा। उसका दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हैं। वह किसी चीज, किसी भी व्यक्ति,
किसी भी चीज की कामना कर रहा था जो उसे बचा ले। जल्द ही उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। वह बेहोश होता जा रहा था जब तक कि वह तालाब के तल पर नहीं पहुंच गया। क्या यह अंत है? हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि एक लता उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। लता उसके पैर से लिपट गई और उसे जमीन पर वापस खींच लिया। कुछ सेकंड बाद उसे जोर से खांसी आई और उसने सारा पानी थूक दिया जो उसने पिया था। अरुण को समझ नहीं आया कि वह कैसे बच गया। फिर वह कीचड़ भरी जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। अब वह लेटा हुआ रात के आसमान को घूर रहा था। उसके शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था। वह कांप रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। लेकिन उसकी नजर एक बार फिर एक पंक्ति में खड़े 3 नक्षत्रों पर पड़ी। उसने तीनों नक्षत्रों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। पिताजी। अरुण अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो कोई बोझ उसे नीचे खींच रहा हो और वह उन्हें खोल ही ना पा रहा हो। वह कमजोर, ठंडा और मरता हुआ सा लग रहा था। लेकिन तभी मानो नक्षत्रों ने उसकी मुराद पूरी कर दी हो। तीनों नक्षत्रों के बीच वाला नक्षत्र जगमगा उठा और अरुण के कमजोर शरीर पर पड़ी रोशनी की एक किरण तैरकर गायब हो गई। अरुण उस नक्षत्र की रोशनी के अर्थ पर विचार कर रहा था, लेकिन वह दुविधा में था कि वह वापस जाए या नहीं। आखिर क्या कोई और बात थी जो उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर रही थी? उसके पिता मारे जा चुके थे, उसकी पूरी संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी, यहाँ तक कि राजकुमारी गायत्री भी। वही राजकुमारी जिसने कहा था कि वे कम से कम दोस्त तो नहीं बन सकते। शायद डाकुओं से बदला, लेकिन उन्हें हराने की उसके पास क्या ताकत थी? वह कमजोर और असहाय था। लौटने के लिए वह जो भी बहाना बनाता, उसके पास हमेशा कोई न कोई तर्क जरूर होता। फिलहाल वह बस अपने आगे चल रहे युवाओं के समूह के पीछे पीछे चल रहा था। जयंत और तक्षक अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे, जबकि चेतन अभी भी चुपचाप एक तरफ खड़ा था और अपने आसपास की हर चीज पर शक भरी नजर रख रहा था। लेकिन एक खूबसूरत युवती अरुण की नजरों और ख्यालों में छा गई। नमस्ते, तुम अरुण, है ना? ताबे जैसी त्वचा वाली लड़की ने अपनी मीठी आवाज में पूछा। उसने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम उस लड़के से अलग हो जो झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अरुण थोड़ा पीछे हट गया। इस लड़की ने उसे चौंका दिया। वह बहुत पास थी। उसने खुद को संभाला और उस युवती की तरफ देखा। अनजाने में उसने उसकी तुलना गायत्री से की। गायत्री अरुण के लिए एक ज्योति जैसी थी, कुछ गर्म और कुछ ऐसा जिसे वह छू तो नहीं सकता था, लेकिन बिना जले उसके करीब जा सकता था। लेकिन यह लड़की, काव्या, अरुण को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अग्नि है जो अगर वह उसके बहुत करीब आ जाए तो उसे खा जाएगी। काव्या जवान थी, उनकी उम्र की, लेकिन उसके काले बाल, बड़ी गोल आंखें, जिनके किनारों पर काजल की रेखाएं थीं, और उसके भूरे सुडौल शरीर को उभारने वाली सलवार कमीज अरुण के दिल को उसकी छाती से चिपका देने के लिए काफी थी। वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसमें एक अनोखा नारीत्व था जो गायत्री में नहीं था। काव्या ने शालीनता से अपनी बाहें पार करते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम अधिक उत्साहित नहीं हो। उत्साहित? क्या मतलब है तुम्हारा? अरुण ने उलझन में पूछा। हम एक रहस्यमयी जगह पर हैं, काव्या ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। ऊपर देखो, आसमान में तैरते हुए द्वीप और मंदिर हैं। इनकी तुलना हमारे प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों से नहीं की जा सकती। अरुण उसकी उंगली की दिशा में चला गया और गहरी सोच में डूब गया। वह सही कह रही थी। उसे पहले ये बात कैसे पता नहीं चली? वह अपने चारों ओर हो रही जादुई घटनाओं को देखकर दंग रह गया। अरुण, नमस्ते, क्या तुम वहां हो? अरुण ने अपना सिर हिलाया और बिना सोचे समझे पूछा, हाँ? काव्या ने अपने हाथ कमर पर रख लिए और अपना चेहरा अरुण के करीब झुका लिया। अरुण उसके शरीर से आती अद्भुत चंदन की खुशबू को सूंघ सकता था और उसके सुडौल उभारों को देख सकता था जो नारीत्व की शान होते हैं। उसका चेहरा लाल हो गया। अरुण,
क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? अगर ऐसा है, तो जब कोई खूबसूरत युवती तुमसे बात कर रही हो, तो ध्यान से सुनो, समझे? काव्या ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन यह अभी भी कानों के लिए एक मधुर राग की तरह था। अरुण के पास बार बार सिर हिलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। काव्या उसे और उपदेश देने वाली थी, तभी उनकी कतार अचानक रुक गई। दोनों ने सामने की ओर देखा। जो लोग कक्षा 77 में हैं, इस द्वार से प्रवेश करें, एक काले और सुनहरे कवच पहने व्यक्ति ने कहा। द्वार एक ऐसा शब्द था जिसे अरुण ने पहले नहीं सुना था। हालांकि अब तक जो उसने देखा था, उसके आधार पर यह द्वार एक दरवाजे की तरह काम करता था। भले ही ये दरवाजा हवा और प्रकाश से बना हुआ लगता था, इसका आकार गोल था और यह चमक रहा था, और इसके पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था। चलो अरुण, ये हमारी कक्षा है, काव्या ने अज्ञात के डर के बिना उत्साह से कहा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अरुण को चमकते हुए गोले की ओर खींच लिया। अरे रुको! उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन काव्या के कोमल हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। लड़का और लड़की उस द्वार से गुजरे और उनके पूरे परिवेश बदल गए। वे अब एक ऐसी जगह पर थे जहां सफेद संगमरमर की टाइलें, सफेद दीवारें और सुनहरे खंभे सम्मिलित रूप से व्यवस्थित थे। यह इतना भव्य था कि सिंह राजवंश का सिंहासन कक्ष इसके सामने फीका पड़ जाता था। कमरे के बीच में एक मंच था, जबकि सीढ़ियों की पंक्तियां थीं, जिनमें प्रत्येक पंक्ति में मेजें थीं, जो एक अर्धवृत्त बनाती थीं। वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे, जो उनकी उम्र के ही लग रहे थे, और वे मंच की ओर मुंह करके बैठे थे। जहां एक महिला थी जिसने नुकीली टोपी पहनी थी, जो उसके बैंगनी रंग के परिधान से मेल खाती थी। ये सभी के लिए एक अनोखा दृश्य था, सिवाय जयंत के, जो पहले भी ऐसी जगह पर आ चुका था। वह बाकी चारों के सामने चलकर आगे बढ़ा और सबसे आगे की पंक्ति में बैठने के लिए नेतृत्व किया, जहां पहले से ही कुछ लड़के और लड़कियां बैठे थे। हालांकि उनमें से एक लड़का खड़ा हुआ और अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम यहाँ के नहीं हो, निम्न नस्गत के लोग, पीछे कोने में बैठो। जयंत चुप रहा, लेकिन अडिग। उसने उस काले बालों वाले लड़के को देखा, जो सिर से पांव तक काले और सफेद रंग का वस्त्र पहने था। दूसरी ओर तक्षक जयंत के सामने आया और चिल्लाया, निम्न नस्गत का क्या मतलब है? क्या तुम लड़ाई चाहते हो? उसने अपनी मुट्ठी तैयार की और वस्त्र पहने बाकी लड़के लड़कियां खड़े हो गए। वे लड़ने के लिए तैयार थे। जयंत अभी भी आत्मविश्वास से भरा था और उसने तक्षक के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं समझ गया, हम पीछे बैठ जाएंगे। वह पलटा, तक्षक को खींचा और चेतन, अरुण और काव्या की ओर सिर हिलाया। वे उसके पीछे चल पड़े। अपनी सीट लेने के बाद तक्षक ने अपनी बाहें पार की, फर्श पर थूका और कहा, कायर कसाई, डरपोक, मूर्ख, जंगली, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, मांसपेशियों का नहीं। जयंत ने बेपरवाह होकर जवाब दिया। तक्षक समझ गया था कि जयंत का क्या मतलब है। आखिरकार वे एक अपरिचित जगह और अपरिचित लोगों के बीच थे। फिर भी तक्षक को उस काले और सफेद वस्त्र वाले लड़के से सख्त नफरत थी। वह हमेशा ऐसा ही था, पहले मुट्ठी, फिर बात। अरुण ने मन ही मन आह भरी। अलग दुनिया में भी यही हाल था। हर जगह हमेशा वर्णभेद, पद और विशेषाधिकार प्राप्त लोग होते थे। अरुण ने मन ही मन इन चारों लोगों के बारे में सोचा जिनसे वह बातचीत करता रहा था। जयंत, तक्षक और काव्या के व्यक्तित्व खुले थे, जबकि चेतन रहस्यमय बना रहा। दरअसल शुरू से ही चेतन बाकियों को बस एक नजर से देखता रहा और अपने नाम और मूल शहर के अलावा कुछ भी नहीं बताया। द्वार बंद हो गया और कुछ ही देर बाद ऊपर से नीचे तक बैंगनी रंग के परिधान पहने उस महिला ने ताली बजाई, जो पूरे कमरे में गूंज उठी और बोलने लगी, लगता है सब लोग आ गए हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कक्षा 77 के 100 नए शिष्यों का। आप मुझे विद्या देवी कह सकते हैं।
और मैं अगले 7 दिनों तक आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। मेरे निर्देशों का पालन करें और अगर आप भाग्यशाली रहे तो शायद आप में से कुछ लोग आत्मा जादूगर बन जाए। आत्मा जादूगर। जादूगर। जादूगर से तुम्हारा क्या मतलब है? एक अनजान लड़के ने पूछा। विद्या देवी ने एक हाथ उठाया और पूरे कमरे में हवा का झोंका आया। हवा के झोंके विद्या देवी की ओर बढ़े और उनके हाथ में समा गए। हवा आमतौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन वहां थी। उनके हाथ के ऊपर हवा का एक बड़ा गोला घूम रहा था। उन्होंने सहजता से समझाया, जादूगर, तांत्रिक, योगी, तत्व साधक आदि। ये सभी अलग अलग विश्वों के लिए अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सभी एक ही चीज से संबंधित हैं। वे लोग जिनके पास अपने आसपास ब्रह्मांड की आदिम ऊर्जा को नियंत्रित करने की प्रतिभा है। हमारी आकाश गंगा में खरबों लोग मौजूद हैं, लेकिन केवल लाखों लोगों में ही ब्रह्मांड की शक्ति को संभालने की क्षमता है। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं हवा की ऊर्जा को नियंत्रित कर रही हूँ। लगभग सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह अविश्वास से खुले रह गए। उनमें से कई लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा नजारा देखा था। विद्या देवी ने अपना हाथ पकड़ा और हवा हल्के से थम गई, फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आई। वह मुस्कुराईं और इधर-उधर देखने लगीं। वह इन छोटे लड़के लड़कियों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा हंसी। उन्होंने पूछा, मुझे आश्चर्य है, क्या तुम में से किसी ने पहले कभी जादू होते देखा है? उनमें से 1/3 से भी कम ने हाथ उठाया। इनमें काव्या भी शामिल थी। काव्या, तुम भी? जयंत ने संदेह से कहा। काव्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी बाह पर हाथ रख लिया। जरूर। हमारे मंदिर के पुजारी कभी कभी फसलों को समृद्ध करने के लिए वर्षा करवाकर या नील नदी में बाढ़ लाकर अनुष्ठान करते हैं। कुछ खास मौकों पर वे लाठी को सर्प में बदलकर भी प्रदर्शन करते हैं। उसकी शान शौकत, कभी कभी अहंकार, अपने लोगों से बात करने का उसका तरीका अरुण ने देखा था और वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि वह एक कुलीन पृष्ठभूमि से आती है। विद्या देवी ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा। अगला सवाल, आप में से कौन ब्रह्मांड की ऊर्जा को संभालने में सक्षम है? इस बार कम लोगों ने हाथ उठाए। हर 10 में से 1-2 लोगों ने हाथ उठाए। दरअसल ज्यादातर तो उन घमंडी लड़के लड़कियों में से थे जो आगे काली सफेद वस्त्र पहने बैठे थे और हाथ उठाए हुए थे। अरुण जानना चाहता था कि क्या और भी कोई जादू कर सकता है। उसे एक और लड़की मिली जो उनके सामने कोने में बैठी थी। उसकी नजर अच्छी थी, इसलिए वह पहचान सकता था कि वह लड़की कैसी दिखती है। उसके लंबे काले बाल उसके बड़े से काले घूंघट से झांक रहे थे। उसकी गोरी त्वचा लगभग उतनी ही सफेद थी जितनी उसकी साड़ी। और जैसे ही अरुण ने उसे देखा, उसका घूंघट अचानक उसकी ओर खिसक गया और अरुण को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, जिससे उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं और अपना ध्यान वापस विद्या देवी की ओर मोड़ लिया। कमरा अंधेरा हो गया और उनके कंगन ने कमरे के बीच में एक चित्र प्रदर्शित किया। चित्र के केंद्र में एक बड़ा गोला तैर रहा था, जिसमें 4 पूंछें चित्र के किनारे की ओर सर्पिल बनाती थीं और पूंछों के बीच कई छोटे छोटे चमकते बिंदु थे। बिंदु अलग अलग रंगों के थे, नीले, सफेद, पीले, नारंगी, लाल और अलग अलग आकार के थे। विद्या देवी ने अपनी कलाई को युवाओं के समूह की ओर इशारा किया और तैरता हुआ चित्र जूम इन होकर एक हरे और नीले गोले पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उदासीन स्वर में कहा, विश्व 0623 कालिका। तो आप सभी एक जादू विश्व से आए हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है कि आपके विश्व से 18 लोग चुने गए। उन्होंने अपनी कलाई हिलाई और तैरता हुआ गोला गायब हो गया। विद्या देवी ने कहा, हमारी आकाश गंगा में लाखों मानव विश्व हैं। हर साल 1000 भाग्यशाली विश्वों से 10,000 प्रतिभाशाली युवा चुने जाते हैं। चूंकि लाखों विश्व थे, आमतौर पर एक विश्व को फिर से चुने जाने में सैकड़ों साल लग जाते थे। बेशक कुछ विश्वों को विशेष उपचार मिलता था, जैसे कालिका। मानव विश्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था,
निम्न श्रेणी के विश्व जो अभी भी प्रकृति की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए थे, मध्यम श्रेणी के विश्व जो धातुओं, जल और पृथ्वी का मानव के लाभ के लिए उपयोग करते थे। मध्यम श्रेणी के विश्वों को औद्योगिक युग के रूप में वर्णित किया जा सकता था। अंत में उच्च श्रेणी के विश्व जहां महान आविष्कार किए गए थे, जैसे बिजली की शक्ति का उपयोग, जो आधुनिक युग या उससे भी बेहतर जादू युग तक पहुंच चुके थे। कालिका उच्च श्रेणी के विश्वों में से एक था। कम से कम 10 लोग उच्च श्रेणी के विश्वों से चुने जाते थे। वास्तव में ये विश्व हर 5 साल में एक बार अवसर प्राप्त करते थे। अरुण ने विद्या देवी के स्पष्टीकरण को ध्यान से सुना, इसलिए वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि वे घमंडी लड़के लड़कियां अपने स्थान पर अभिमान करने के लिए सही थे। जयंत ने टिप्पणी की, हमारा विश्व इतना बड़ा है, लेकिन हममें से केवल 5 चुने गए। ऐसा लगता है कि हमारा विश्व कम से कम दसियों या सैकड़ों साल बाद चुना जाता है। ऐसा लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। विद्या देवी ने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। चूंकि प्रथम वर्ष के शिष्यों को केवल 7 दिन पढ़ाई का अवसर मिलता है, इसलिए आप सभी के लिए ये सबसे अच्छा है कि आप मेहनत से पढ़ाई करें। यह आपके और शायद आपके विश्व के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर हो सकता है। हमारे द्वारा दिए गए इस अवसर को व्यर्थ न करें। अरुण जादू नामक कौशल सीखने की संभावना से खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। पढ़ाई वह चीज थी जिसमें वह सबसे अच्छा था और उसे हमेशा नई चीजें सीखने में रुचि थी। अब जब ये तय हो गया है, जादूगर बनने की पहली सीढ़ी है अपने आप को जानना। विद्या देवी ने अपनी उंगली हिलाई और एक और गोल वस्तु प्रकट हुई। मुझे चाहिए कि सभी लोग खड़े हों और इस स्फटिक गोले के आपके सिर के ऊपर से गुजरने का इंतजार करें। आइए देखें कि इस साल हमारे पास कितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं। विद्या देवी मुस्कुराईं, क्योंकि वे 100 युवाओं के खड़े होने और उनके निर्देशों का पालन करने का इंतजार कर रही थीं। हालांकि उनकी वह मुस्कान अरुण और बाकियों को असहज कर रही थी। स्कैन पूरा हुआ। पीला, पृथ्वी से जुड़ाव। वो बोली। लगभग सभी हैरान थे। कोई चीज कैसे बोल सकती है? विद्या देवी ने समझाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि स्फटिक गोला ने अपना नया लक्ष्य चुना और माया शर्मा, एक बड़ी सी काली साड़ी ओढ़े, किनारों से झांकते लंबे बालों वाली और बर्फीली सी सफेद त्वचा वाली रहस्यमयी युवती के ऊपर से गुजरा। गोले को हरे रंग में चमकने में ज्यादा समय नहीं लगा। स्कैन पूरा हुआ। हरा, पौधा आत्मीयता। बाकी जो समझ नहीं पाए थे, वे बुदबुदाने लगे। विद्या देवी ने स्फटिक गोले के इधर उधर उड़ते हुए समझाना शुरू किया। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, मैं आपको समझाती हूँ। पूरा ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, और उसी अंधकार से देवी देवताओं का उदय हुआ। हालांकि देवी देवता इस बात पर बंटे हुए थे कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग दुनिया को जीवन से भरना चाहते थे, कुछ अनंत शून्यता चाहते थे। देवी देवताओं के बीच युद्ध होना लाजमी था और ऐसा हुआ भी। युग बीत गए और देवी देवताओं के बीच युद्ध समाप्त हो गए। जो लोग जीवन चाहते थे, वे स्पष्ट रूप से जीत गए। देवी देवताओं के युद्ध से जो आदिम ऊर्जाएं प्रस्फुरित हुई, उनसे अनगिनत आकाश गंगाएं उत्पन्न हुई, और उनमें से एक हमारी भी है। इन ऊर्जाओं को हम 10 तत्व कहते हैं। 10 तत्वों को 4 मुख्य तत्वों में विभाजित किया गया है, अर्थात अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, जबकि 4 उपतत्व बिजली, बर्फ, पौधे और धातु हैं। ये 8 तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन अंतिम 2 तत्व वे बंधन हैं जो सब कुछ एक साथ रखते हैं। ये अंधकार और प्रकाश, किसी व्यक्ति में प्रकट होने वाले सबसे दुर्लभ तत्व भी हैं। जैसे ही विद्या देवी ने अपनी बात समाप्त की, गंजे और साधारण कुर्ते पायजामे पहने लड़के के ऊपर मंडराता स्फटिक गोला सफेद रंग में चमक उठा। स्कैन पूरा हुआ। सफेद, प्रकाश आत्मीयता। विद्या देवी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये सिर्फ वही जानती थी कि यह उत्साह की वजह से था या शर्मिंदगी की। जैसा कि मैंने कहा,
ये बहुत कम होता है कि हर साल हमारे पास कोई ऐसा शिष्य हो जो उजले या गहरे तत्वों वाला हो। स्फटिक गोला ने बेतरतीब ढंग से लोगों को चुना और आखिरकार वह कालिका, एक जादू विश्व के युवाओं के समूह के पास वापस आ गया। उनकी दुनिया के एक और युवा लड़के को स्कैन किया गया और स्फटिक लाल रंग में चमका, फिर उसका आधा हिस्सा बैंगनी हो गया। स्कैन पूरा हुआ। लाल और बैंगनी, दोहरी आत्मीयता, आग और हवा, एकाधिक तत्वों का आपस में मिलना दोधारी तलवार के समान है। यह सौभाग्य और अभिशाप दोनों है। विद्या देवी ने उस युवा लड़के की ओर टिप्पणी की, जिसके चेहरे पर पहले तो आत्मसंतुष्टि का भाव था। कुछ मिनट बीत गए थे और स्फटिक गोले ने लगभग सभी को स्कैन कर लिया था। कालिका के 18 युवकों में से ज्यादातर एक ही तत्व से जुड़े थे, लेकिन उनमें से 5 में दोहरे तत्व भी थे। कुछ ही देर बाद स्फटिक गोला अरुण के समूह के ऊपर तैरता हुआ आया। वे स्कैन किए जाने वाले आखिरी लोग थे। यह सबसे पहले जयंत के पास पहुंचा और अपनी किरणें फेंकी। लाल रंग से 2 टुकड़ों में बंटने से पहले ये पीला हो गया। पीला और लाल, दोहरी आत्मीयता, पृथ्वी और आग। जयंत ने मुस्कुराते हुए सीटी बजाई। तक्षक अगला स्कैन होने वाला था। लाल, आग आत्मीयता। जयंत के चेहरे पर आधी मुस्कान थी, क्योंकि वह तक्षक को स्फटिक गोले से बहस करते देख रहा था कि उसमें कसाई की तुलना में कम तत्व आत्मीयता क्यों थी। लेकिन जयंत की चुलबुली मुस्कान आश्चर्य में बदल गई जब उसने स्फटिक को काव्या के ऊपर 3 हिस्सों में बंटते देखा। गोले के अंदर के रंग 3 अलग अलग रंग दिखा रहे थे। स्कैन पूरा हुआ। बैंगनी, नीला और नील, त्रिगुण आत्मीयता, वायु, जल और बिजली। इस कक्षा के 100 युवाओं में से अब तक तुम एकमात्र शिष्य हो जिसके पास 3 तत्व हैं, विद्या देवी ने जानकार नजरों से टिप्पणी की। कक्षा में हल्का सा हंगामा शुरू हो गया और चेहरों पर हल्की प्रशंसा के भाव थे, खासकर लड़कों के। वास्तव में उनमें से कई थे और इस खूबसूरत, आकर्षक, ताबे की त्वचा वाली युवती के पास 3 आत्मीयताएं थीं। हालांकि अन्य लड़कियों के चेहरों ने एक अलग कहानी बयान की। यह दर्शाता था कि किसी व्यक्ति के पास 3 तत्व होना कितना दुर्लभ था। वास्तव में एक असाधारण युवती, जयंत ने उत्साह से कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। काव्या ने अपने बाल उछालते हुए जवाब दिया। बधाई हो, काव्या, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, प्यारे, काव्या ने आंख मारते हुए मुस्कुराकर कहा। अगला, स्फटिक गोला चेतन की ओर बढ़ा और उसने एक ही रंग दिखाया, काला, अंधकार आत्मीयता। अरुण को चेतन को उस दुर्लभ तत्व के लिए बधाई देने का समय नहीं मिला, क्योंकि वह स्फटिक गोले से आ रही प्रकाश किरण से अंधा हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, थोड़ा डरते हुए कि वह क्या सुनने और देखने वाला था। बचपन से ही अरुण का मानना था कि उसे कभी सफलता नहीं मिली। उसके आसपास के लोग हमेशा उससे कम उम्मीदें रखते थे, यहाँ तक कि उसके पिता भी, जो हमेशा उसे छोटा बच्चा समझते थे। उसे कभी विशेष या अपने पिता के पुस्तकालय में पढ़ी कहानियों का नायक होने का एहसास नहीं हुआ। स्फटिक गोला तेजी से चमका, फिर काला हो गया और फिर पारदर्शी। ये शांत था। स्फटिक गोले को स्कैन पूरा करने में केवल कुछ सेकंड लगते थे, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही लंबा था। अरुण ने अपनी आंखें खोलीं और पारदर्शी स्फटिक गोले को देखा। उसने आह भरी। ये वही था जैसा उसने सोचा था। वह कुछ भी नहीं था। वह विशेष नहीं था। लेकिन फिर वह यहाँ क्यों था? क्या किसी ने या किसी चीज ने गलती की थी? वह बैठने ही वाला था कि काव्या ने उसका नाम पुकारा। अरुण। स्कैन पूरा हुआ। नीला। स्फटिक गोले ने नीला रंग दिखाया। इसका मतलब था कि उसके पास जल आत्मीयता थी। अरुण का दिल थोड़ा उछला। शायद वह विशेष था। लेकिन फिर स्फटिक गोला आधा हो गया और एक और रंग दिखाया। पीला, हरा। पीला, पृथ्वी आत्मीयता, और फिर तीसरा रंग हरा, पौधा आत्मीयता, एक त्रिगुण आत्मीयता। अरुण महसूस कर सकता था कि सभी की नजरें उस पर टिकी थीं।
उसे अपनी सांसें छोटी होती महसूस हुई। वह किसी तरह अपना सिर नीचे करना और मेज के नीचे छिपना चाहता था। यह पहली बार था जब सभी का ध्यान केवल उस पर था। ये वास्तव में घुटन भरा लग रहा था। तभी उसके कान खड़े हो गए जब उसने दूसरों की हाफने की आवाज सुनी। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। लेकिन जब उसने स्फटिक गोले पर नजर डालने से पहले उनकी तरफ देखा, तो वह भी उनकी तरह हैरान रह गया। काला, नीला, पीला, हरा और काला, चौगुना संबंध। जल, पृथ्वी, पौधा और अंधकार। एक चौगुना शिष्य। 1000 शिष्यों में से सिर्फ एक के पास ही ऐसा होता है, विद्या देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वह अरुण की ओर दौड़ी और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, लड़के? अरुण। अरुण हकलाया। विद्या देवी को स्फटिक गोला याद आया क्योंकि सबका स्कैन पूरा हो चुका था। बेटे, तुम्हें खूब मेहनत करनी चाहिए। लगता है सबका स्कैन पूरा हो गया है, लेकिन अभी उत्साहित मत हो जाना। किसी तत्व के प्रति लगाव होना ही काफी नहीं है। आगे देखेंगे कि तुम्हारी योग्यता कितनी है।